नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, एक बार फिर से हम आपकी सेवा में हाजिर हैं आज भी कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर। और आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो प्रश्न है भौतिक भूगोल से रिलेटेड। तो बहुत सारे बेहतरीन प्रश्न आज आपको मिलने वाले हैं। आज के प्रश्नों से आपको आने वाली एग्जाम में बहुत अधिक हेल्प मिलने वाला है। मैं चाहूँगा छात्रों कि आप पूरे वीडियो को जरूर देखें और वीडियो के माध्यम से आपको जो भी लाभ मिलता हो उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम बिना देरी किए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। कुहासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दे रहा है कि कुहासा निम्नलिखित में किसके द्वारा बनता है। बात यहाँ पर कुहासे की हो रही है, तो सबसे पहले मैं कुहासा के बारे में बताना चाहूँगा कि ये कुहासा है क्या। याद रखेंगे कि जब भी निम्न तापमान पर जलवाष्प धूल कणों पे लटक जाता है तो ऐसी स्थिति को ही हम कुहासा कहते हैं। जैसे देखिए, दो तरह का एक वर्ड सुनने को मिलता है। एक होता है आपको कोहरा, और एक होता है कुहासा। दोनों में कुछ अंतर है और आपको मैं बताना चाहता हूं कि चाहे कुहासा हो या कोहरा हो या फिर बादल का बनना हो, ये सारा कोलाइडी विलयन का प्रकार है, यानी ये कोलाइडी विलयन में आता है। तो कोहरा क्या होता है कि जब धरातल के निकट की वायु का तापमान कम हो जाता है तब उसमें उपस्थित जलवाष्प के कण जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में धूल कणों पर लटक जाते हैं, जिसे हम लोग कोहरा कहते हैं। और यही कोहरा की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो थोड़ा सा बड़ी हो जाए, यानी वो बड़े कणों के रूप में जल कणों पर लटके, तो उसको हम कुहासा कहते हैं। तो दोनों में अंतर ये है कि कोहरा के कण थोड़ा छोटे होते हैं, कुहासा के कण थोड़ा बड़े होते हैं। सामान्य अगर अवस्था में देखें तो जाड़े के दिनों में कुहासा से ज़्यादा प्रभावित करता है कोहरा, क्योंकि इसमें जल की इतनी छोटी छोटी बूंदें होती हैं कि आर पार दिख पाना भी मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि ट्रेनों की चाल में या फिर हम कहें कि वायुयान की चाल में उस समय काफ़ी प्रभाव पड़ जाता है और धीमी गति से ये दोनों चला करते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? थलीय समीर और समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन दे रहे हैं चालन, गलत है। संवहन, ये इसका सही उत्तर है। विकिरण भी गलत है और ज्वारभाटा भी गलत है। तो आपका सही आंसर कौन सा बन रहा है? संवहन। अब सवाल उठता है कि भाई ये थल समीर और समुद्र समीर क्या है? देखिए, ये जैसे हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं संवहनीय धारा किस प्रकार से चला करती है और किस तरह से ये समीर बनता है। ये हो गया आपको स्थलीय भाग और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको दिखा रहा हूँ। ये है आपका जलीय भाग, मान लेते हैं समुद्र है या फिर तालाब है। तो ये हो गया जल और इस साइड में क्या हो गया? स्थल। इस साइड में हो गया स्थल। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता हो, मान लेते हैं ये सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो वो स्थल पर भी पड़ेगा एक समान रूप से और जल पर भी पड़ेगा एक समान रूप से। ये दोनों पर प्रकाश पड़ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में देखिएगा, सूर्य के प्रकाश से तेजी में गर्म होता है स्थल। तेजी में क्या गर्म होता है? स्थल गर्म होता है। जल की क्वालिटी क्या होती है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो स्थलीय भाग अधिक गर्म हो जाएगा जलीय भाग की अपेक्षा, ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या होगा कि स्थल की तरफ की जो भी हवाएं होगी वो भी गर्म हो जाएगी और जल की तरफ की जो हवाएं होगी वो उतनी गर्म नहीं होगी। तो स्थल की तरफ से जो हवाएं होगी वो गर्म होने के बाद हल्की हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि जिधर तापमान अधिक होता है उधर दाब हो जाता है निम्न, यानी दिन में निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। किधर? स्थल के तरफ निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। जबकि इधर तापमान कम है जल के तरफ, तो इधर बनेगा उच्च दाब का क्षेत्र। क्योंकि ध्यान रखेंगे ताप और दाब एक दूसरे का अपोजिट होता है। जब ताप घटता है तो दाब बढ़ता है और जब दाब घटता है तो ताप बढ़ता है। तो यहाँ पर स्थल की तरफ दिन में सूर्य का प्रकाश था, यहाँ की हवा तेजी में गर्म हुई, यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बना। दिन में ही समुद्र की तरफ जलीय भाग है, जलीय भाग होने के चलते यहाँ पर तापमान कम है तो दाब उच्च है और हवा हमेशा चला करती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। याद रखेंगे, हवा हमेशा चला करती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं
स्थल की तरफ बढ़ना प्रारंभ करेगी। और जब समुद्र की तरफ से हवाएं स्थल की ओर बढ़ती हो तो ऐसी हवाओं को हम लोग कहते हैं समुद्री समीर। इसको क्या कहते हैं? समुद्री समीर। याद रखिएगा, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था। बीपीएससी की पीटी में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्री समीर बनने का वजह क्या है। तो दिन के समय केवल दिन में स्थिति बनती है कि दिन में समुद्र की तरफ से हवा स्थल की ओर बढ़ती है, क्योंकि समुद्र की तरफ उच्च दाब होता है और धरातल की तरफ निम्न दाब होता है। ठीक इसके अगर हम अपोजिट की बात करें, अपोजिट दिशा में अब क्या होगा कि इस प्रकार से यह स्थलीय भाग हो गया और ये जलीय भाग है। ये हो गया आपको समुद्र और ये हो गया आपको स्थल। अब देखिए रात में क्या स्थिति बनेगी। रात्रि के समय सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश नहीं होने के चलते अब क्या होगा कि मिट्टी यहाँ पर जो तेज़ी में गर्म हुआ था दिन में सूर्य के प्रकाश के चलते, अब ये अचानक सा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तेजी में गर्म होता है, तेजी में ही ठंडा हो जाता है। तो इधर हो गया निम्न ताप, रात्रि की मैं बात कर रहा हूँ, निम्न ताप। ध्यान देंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ कब का, रात्रि में। रात्रि में देखिए क्या हुआ, अब निम्न ताप और समुद्र की तरफ क्या बन रहा है, उच्च ताप। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जल धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे ही गर्म भी होता है। अब देखिए क्या है, निम्न अगर ताप है तो इधर दाब क्या हो जाएगा, अब ये दाब हो जाएगा उच्च और इधर हो जाएगा दाब क्या, निम्न। अब ये हो गया निम्न दाब और इधर है उच्च दाब। अब मुझे बताइए कि अब हवा किधर से किधर जानी चाहिए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जा रहा है तो इसका मतलब स्थल से समुद्र की ओर जा रहा है। और जब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर जाना प्रारंभ करें तो इसको हम कहते हैं थलीय समीर। थलीय समीर। तो ये सब कुछ हवाओं के संवहनीय धारा के चलते ही हो पा रहा है। हवाएं जो चल रही है ना, दिन में समुद्र से स्थल की ओर तो समुद्री समीर, और रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर तो थलीय समीर। और ये सब कुछ प्रक्रियाएं किसके चलते हो रही हैं, संवहन के चलते। याद रखिएगा कि संवहनीय धाराएं सबसे अधिक चला करती हैं विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक समुद्र भी है, जलीय भाग भी है और बहुत अधिक वहां पर गर्मी भी पड़ती है, क्योंकि साल में सूर्य की 2 बार प्रकाश विषुवत रेखा से होकर गुजरता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बढ़िया क्वेश्चन। निलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनता है? निलंबी घाटी, याद रखेंगे इस निलंबी घाटी को ही एक और नाम दे सकते हैं लटकती घाटी। लटकती घाटी, याद रखिएगा इसी को हम क्या कहते हैं, लटकती घाटी, जो हिमन की प्रक्रिया से बनता है। हिमनद यानी बर्फ की जहाँ पर नदियाँ बहती हैं ना, वहीं पर निलंबी घाटियों का निर्माण होता है। जैसे कुछ इस टाइप की घाटी होता है। ये आपको हो गया एक ये घाटी वाला क्षेत्र देखेंगे यहाँ पर। अब इसके आगे कुछ इस प्रकार से स्थिति बनी हुई है और ये जो है ना ऐसे डिजाइन में ये एक घाटी का निर्माण कर दिया। यहाँ पर ये घाटी बन गया। तो ये वाला एक लटका हुआ भाग इधर दिख रहा है और एक वाला लटका हुआ भाग इधर दिख रहा है। ये केवल हिमनद के चलते होता है, यानी बर्फ़ की नदियों के बहने के चलते इस प्रकार की घाटियाँ बनती हैं, जिसको हम निलंबी घाटी या लटकती घाटी कहते हैं। ठीक है ना। तो याद रखेंगे निलंबी घाटी किसके द्वारा बनता है, हिमन की प्रक्रिया के द्वारा। हिमन इसको नहीं बल्कि हिमनद, पूरा नाम इसका क्या होगा, हिमनद की प्रक्रिया द्वारा बनता है। ठीक है ना। तो चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोयला एक प्रकार का कौन सा है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है? यानी कोयले की उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है। तो इसका सही आंसर होगा एंथ्रासाइट। याद रखिएगा एंथ्रासाइट में जो ए है उसी से मालूम चल रहा है 1 नंबर का कोयला। ए से क्या बन जाएगा, 1 नंबर का कोयला। याद रखिएगा जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगा वही कोयला सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा अधिक मिलता है। और देखिए यहाँ पर बी है, बिटुमिनस। बी यानी कि ये दूसरे टाइप का कोयला है, दूसरा प्रमुख कोयला है बिटुमिनस। बिटुमिनस यहाँ पर बिटुमिनस होगा, बिटुमिनस। और तीसरे टाइप का जो कोयला है वो है लिग्नाइट।
ल से लोअर क्वालिटी, ल से क्या बना लेंगे, लोअर क्वालिटी यानी कि निचले स्तर का कोयला है। सबसे बेहतरीन एंथ्रासाइट, बी से बीच वाला, बिटुमिनस, बी से बिटुमिनस और बी से बीच वाला। लिग्नाइट, ल से लोअर कैटेगरी यानी लिग्नाइट सबसे निम्न किस्म का कोयला है। और पीट जो है इसको हम कोयला नहीं कहते हैं, ये कोयला नहीं कहलाता है। पीट का निर्माण पत्थर से होता है, यह कोयला के संपर्क में आकर कोयला बन जाता है। यह ऊष्मा की दृष्टि से बिल्कुल बेकार होता है, सही नहीं होता है। तो सबसे बेहतरीन किस्म का कौन सा कोयला होता है, एंथ्रासाइट। 90% से अधिक इसमें होता है कार्बन, ताप अधिक देता है, धुआं बिल्कुल यह कम देता है। इसे ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं कोकिंग कोयला, क्योंकि कोकिंग के रूप में इसी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग कोकिंग कोयला भी कहते हैं, कोकिंग कोयला भी कहते हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला मिलता है, बिटुमिनस, जिसमें 70 से 90% जो है इसमें कार्बन होता है। 70 से लेकर 90% तक इसमें कार्बन होता है। जबकि एंथ्रासाइट में क्या होता है, 90% से भी ज़्यादा होता है, ऊपर होता है। और जो लिग्नाइट होता है उसमें होता है 30% से लेकर 70% तक ये कार्बन होता है। यानी इसको परिसंस्कृत कीजिएगा तब जाकर कोकिंग कोयला बनेगा। लेकिन भारत का जो अधिकांश कोयला है वो भारत का अधिकांश कोयला किस कैटेगरी में है, बिटुमिनस कोयला में ही आता है। और जहाँ तक बात कोयले की आती है तो भारत में कोयले को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, महारत्न कंपनी, जिसको हम CIL कहते हैं यानी कोल इंडिया लिमिटेड कहते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड कोयले की एक महारत्न कंपनी है। भारत में कोयलों की नगरी आपको पता होगा धनबाद को कहा जाता है। धनबाद जो कि झारखंड में एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, कोयले की नगरी के तौर पर इसको धनबाद को कहा जाता है। और भारत में कोयले की जो सबसे बड़ी खान है वह खान कौन सी है, रानीगंज की खान, रानीगंज की खान जो पश्चिम बंगाल में है। तो ये सारा जानकारी आपको कोयले से रिलेटेड है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। चीन सागर के आसपास के क्षेत्रों में जो चक्रवात आता है उसको हम टाइफून कहते हैं। चीन सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हम क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। देखिएगा, चक्रवात और एक होता है प्रति चक्रवात। जैसे ये मान लेते हैं हम, ये आपका हो गया विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, और इसको हम प्रधान देशांतर के हिसाब से बांट लिए हैं। अब देखें, इस साइड में एक स्थिति हम बना दे रहे हैं, चक्रवात और प्रतिचक्रवात को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर एक स्थिति बना दे रहे हैं, यहाँ पर एक स्थिति बना दे रहे हैं, और यहाँ पर एक स्थिति बना दे रहे हैं। इसके ऊपर जो गोलार्ध है उसको हम लिख दे रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे जो गोलार्ध है इसको हम लिख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध, यानी ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा होती है, याद रखिएगा, चक्रवात में हवाएं हमेशा बाहर से अंदर की ओर आती हैं, हवाएं हमेशा बाहर से अंदर की ओर आती हैं। ये हो गया बीच में चक्रवात में हमेशा बीच में क्या होता है, निम्न दाब होता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं निम्न दाब, ये हो गया निम्न दाब। और प्रति चक्रवात में हमेशा बीच में क्या होता है, उच्च दाब, ये उच्च दाब होता है। तो ये लिख रहे हैं हम साइक्लोन, और यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं एंटी साइक्लोन, यानी समझ जाएंगे, साइक्लोन यानी चक्रवात और एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात। तो जब निम्न दाब अंदर की ओर होगा तो हवाएं इसमें बाहर से अंदर आएगी, क्योंकि हवा हमेशा चला करती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और जो भी हवा आएगी इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, देखिए ऐसे आएगी, ये हवा ऐसे आएगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा से होकर, लेकिन अंदर की ओर हमेशा क्या दिखाएंगे, हवाएं किधर आ रही है, अंदर की ओर आ रही हैं, देखिए ऐसे। फिर देखिए यहाँ पर जो है ये है आपको एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन में अंदर होता है उच्च दाब, तो हवा इसमें बाहर निकलेगी। ये किस तरह से निकलेगी, तो याद रखेंगे, ये निकलेगी आपको क्लॉकवाइज यानी बाहर की ओर। देखिए ऐसे निकलेगी हवा, ये ऐसे निकलेगी हवा, ये हवा ऐसे निकल रही है क्लॉकवाइज बाहर की ओर, है ना, बाहर की ओर। अब ये क्लॉकवाइज हो गया। फिर आपका ये भी आपको होगा कौन सा, क्लॉकवाइज होगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज इसमें क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में लेकिन हवा इसमें ये साइक्लोन है ना, तो साइक्लोन है तो इसमें भी लो प्रेशर है, इसमें भी क्या है, अंदर लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर है तो इसमें भी हवा क्या होगा, अंदर ही आएगी। और बाहर चूँकि क्या है, हाई प्रेशर है, बाहर हाई प्रेशर है, तो इसमें भी हवा अंदर ही आएगा। लेकिन इसमें हवा अंदर किस तरह से आएगा, तो इसमें हवा आएगा आपको क्लॉकवाइज, यानी देखिए ऐसे, देखिए ऐसे हवा, ये
ये आ रहा है हवा, है ना, ये देखिए क्लॉकवाइज आ रहा है हवा इस प्रकार से। जबकि इसमें जब आएंगे फिर यहाँ पर हवा जो आ रही थी वो कैसे आ रही थी, क्लॉकवाइज बाहर क्यों निकल रही है, इसमें क्लॉकवाइज अंदर क्यों आ रहा है, इसमें एंटी क्लॉक अंदर क्यों रहे हैं, तो इसमें एंटी क्लॉक क्या होगा, अब बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर है और बाहर है लो प्रेशर, तो हवा एंटी क्लॉकवाइज बाहर आएगा। तो हवा एंटी क्लॉकवाइज बाहर कैसे दिखाएंगे हम, ऐसे, ये बाहर निकल रहा है हवाएं, देखिए घूम रहा है ना, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, क्योंकि घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे, लेकिन हम दिखा दिए हैं ऐसे, ऐसे बाहर निकल रहा है। तो ये चक्रवात की दिशा होती है। संसार में कुछ प्रमुख जो चक्रवात आते हैं उन्हीं चक्रवातों में से एक है टाइफून, जो दक्षिणी चीन सागर के आसपास उत्पन्न होता है। बहुत ही खतरनाक किस्म का ये चक्रवात है, याद रखिएगा, हमेशा चक्रवातों से परेशानी होती है। भारत में अगर देखिएगा तो ओडिशा और ये आंध्र प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर हर साल चक्रवात से नुकसान पहुंचता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ पर स्थित है। मेरियाना खाई है आपको प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त है कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। जैसे ये हो गया आपको, देखिए ये सबसे हम स्थलीय चीज़ दिखा रहे हैं, और यहाँ से ये समुद्र की स्टार्टिंग, यहाँ से समुद्र की स्टार्टिंग, ये अचानक खड़ा ढाल, उसके बाद ये हो गया एरिया, फिर ये हो गया ऐसे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे हम बता रहे हैं। ये जो है आपको, इसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, इसको महाद्वीपीय ढाल कहते हैं, इसको, ये भी ढाल में ही आता है। और ये हो गया गहरे महासागरीय मैदान, जिसमें यहाँ पर है आपको गर्त, ये गर्त है। यानी हम गर्त उसको कहते हैं जो सागर के नीचे सबसे गहरा भाग होता है। सागरों के नीचे की जो सबसे गहराई वाला भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। और ऐसा ही एक गर्त है मेरियाना गर्त, जो संसार का सबसे गहरा गर्त है। किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। और इसकी जो गहराई है वह 11 किलोमीटर है, लगभग 11 किलोमीटर गहराई है। आप समझ सकते हैं कि जो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसको आप माउंट एवरेस्ट चोटी कहते हैं हिमालय पर्वत का, इसकी ऊंचाई भी है लगभग 9 मान लें, यानी 8,850 मीटर है, तो लगभग मान लेते हैं कि 9 किलोमीटर। और ये समुद्र के अंदर की जो गर्त है मेरियाना, इसकी गहराई 11 किलोमीटर। यानी अगर हम माउंट एवरेस्ट को भी इस गर्त में डाल दें तो भी डूब जाएगा और उसके ऊपर 2 किलोमीटर जगह बच जाएगा। इतना ये गहरा भाग है मेरियाना गर्त, जो कहाँ पर है, फिलीपींस के पास है। ठीक है ना। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यापारिक पौने कहाँ चलती हैं। व्यापारिक देखेंगे, बहुत ध्यान देंगे। ये हम थोड़ा सा डायग्राम में से बना दिए। ये विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, इससे ऊपर 5 डिग्री, इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी 5 डिग्री। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, है ना, 2 गोलार्ध हो गया। ये 5 डिग्री और नीचे भी कितना, 5 डिग्री। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद ये 30 से 35, 30 से 35, ये हो गया 30 और ये हो गया 35। फिर नीचे भी, ये नीचे भी वही हाल, नीचे भी उसी तरह से देंगे। ये हो गया 30 और ये हो गया आपको 35, ये 30 और ये हो गया 35। तो देखें क्या है, 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। 30 से 35 वाला देखिए, इसमें भी आ जाइए, इसको हम कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। और ये जो 0 से 5 जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं विषुवतीय निम्न दाब की पेटी। विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, निम्न दाब लो प्रेशर, और ये है देखिए उपोष्ण उच्च दाब यानी हाई प्रेशर। तो हवा हमेशा चला करती है हाई प्रेशर से लो, यानी इधर से हवा इधर आएगी, आएगी नहीं, ये देखिए हवा ऐसे आ रही है। इधर से भी, चूंकि ये भी आपको उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी है और ये निम्न दाब है, तो इधर से भी हवा ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर जो हवाएं चला करती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं व्यापारिक पवन। इसको हम क्या नाम देते हैं, व्यापारिक पवन। उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी से विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलने वाले हवाओं को व्यापारिक पवन कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 0 से 5 डिग्री अक्षांश की तरफ चलने वाले हवाओं को ही व्यापारिक पवन कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जब 30 से 35 से नीचे आइएगा ना,
तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक और हम पेटी बना दे रहे हैं, टोटल 4 पेटियाँ हैं, तो यहाँ पर एक पेटी बना दिए, मान के चलिए इसका नाम हम रख दिए 60 और एक ये वाला देखा हो गया आपको 65। अब ये देखिए ये भी एक पेटी हो गया 60 से 65 अक्षांश, जिसको हम कहते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, ये निम्न दाब हो गया। तो अब देखिए निम्न दाब हो गया, ये निम्न दाब है और ये है उच्च दाब। तो इसमें कहाँ ऐसे हवा चलेगी, ऐसे चलेगी, इसमें ऐसे चलेगी। तो जो 30 से 35 की तरफ से 60 से 65 की तरफ आएगी उसको हम कहते हैं विरुद्ध व्यापारिक पवन, उसको कहते हैं विरुद्ध व्यापारिक पवन। और जो 30 से 35 से 0 से 5 की तरफ चलती है उसको कहते हैं व्यापारिक पवन। तो आपका पूछा है कि कहाँ से चला करती है, तो विषुवतीय निम्न दाब की पेटी से, विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की तरफ आती है ये। तो ध्यान रखेंगे आपका सही आंसर इसमें अब कौन बनेगा, तो ये हवाएं इधर से आ रही हैं, ये हवाएं इधर से आ रही है, और हवाएं कुल मिलाकर आ कहाँ रही हैं, इन्हीं क्षेत्रों में ना आ रही है, इन्हीं क्षेत्रों में आ रही है। तो ये सारा क्षेत्र कौन सा है, विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र, विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र। तो ये आपका सही आंसर है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। संवहनीय वर्षा, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि संवहनीय वर्षा वहाँ पर होता है जहाँ पर हो उच्च तापमान, जहाँ पर क्या हो, उच्च तापमान हो, और तापमान के साथ वहाँ पर सागर भी हो, मतलब सागर की स्थिति वहाँ पर अच्छा खासा हो। तो ऐसे क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय धाराएं चला करती हैं। ऐसा क्षेत्र पूरे विश्व में कहाँ मिलेगा, विषुवतीय क्षेत्र में। यही वाला हिस्सा ये हो गया आपको ये विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में 0 से 5 डिग्री ऊपर, 0 से 5 डिग्री नीचे, इन क्षेत्रों में सूर्य 2 बार अपनी प्रकाश को लाता है, जिसके चलते यहाँ पर सालों भर तापमान उच्च रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर सागर वगैरह भी है। तो उच्च तापमान के चलते यहाँ के जो भी सागर है उसका पानी गर्म होकर संवहनीय धारा के रूप में ऊपर उठता है, ऊपर जाने के बाद संघनित होता है, और संघनित होकर फिर वर्षा के बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। तो संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, विषुवतीय क्षेत्रों में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि घुमा फिरा के फिर एक बार वही क्वेश्चन, विषुवतीय प्रदेशों में कैसा जलवायु होता है। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि विषुवतीय प्रदेशों में यहाँ जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर विषुवत रेखा 0 से 5 ऊपर, 0 से 5 नीचे, ठीक। अब सालों भर यहाँ पर गर्मी पड़ती है क्योंकि साल में सूर्य का प्रकाश 2 बार यहाँ से गुजरता है, और इन क्षेत्रों में सागर भी है। तो बताइए कि जहाँ सागर है वहाँ की हवाएं कुछ भी अगर गर्म होता है तो फिर भी उसमें नमी रहेगा, और चूंकि सूर्य का प्रकाश 2 बार यहाँ से गुजर रहा है तो यहाँ की हवाएं गर्म तो होगी ही होगी। हवा गर्म होगी, लेकिन गर्म के बावजूद भी वहाँ की हवाओं में आर्द्रता रहेगा। इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या बनेगा, गर्म और शुष्क। गर्म होगा और बिल्कुल ड्राई होगा, आर्द्रता नहीं होगा, नहीं, ये गलत है। गर्म होगा और आर्द्र जलवायु होगा। देखिए ये ऑप्शन मैच कर गया, ये आपका सही आंसर है। तो बस विषुवतीय प्रदेशों में कैसा जलवायु होता है, गर्म और आर्द्र जलवायु होता है, जिसके चलते यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। वैसे भी याद रखिएगा कि जब गर्म हवा और आर्द्र हवा जब आपस में मिलती हैं तब वर्षा होने का चांस बढ़ जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन कि जब वायु दाबमापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है। इसको लेकर मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ है और बहुत अच्छे से समझाया भी था कि दाबमापी यानी कि बैरोमीटर जो होता है, जो वायुमंडलीय दाब को मापता है, इसमें जो पाठ्यांक दिखाता है उसी पाठ्यांक के बारे में पूछा है कि जो इसके अंदर पारा होता है, अचानक वो पारा गिर जाए तो ये किसका संकेत देगा। तो याद रखिएगा, अचानक से गिरे यानी तेजी में गिरे, पाठ्यांक तेजी में अगर नीचे की गिरे तो किसका संकेत होता है, यह तूफान का संकेत होता है। और मैंने बताया था उस वीडियो में कि 3 तरह की स्थितियाँ आती हैं। एक होता है तेजी में, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, तेजी में नीचे, एक ये स्थिति बनता है। एक बन सकता है धीरे धीरे, ये भी क्या, नीचे। एक बनता है धीरे धीरे ऊपर, और एक बनता है तेजी में ऊपर। ये हो गया। तो तेजी में ऊपर ये तो होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी देखिए तेजी में नीचे, देखिए बात तूफान की हो रही है, तो तूफान जब भी आता है वो क्या होता है, तेज़ आता है। तो यहाँ पर तेज़ वाला, चूंकि ये तेज़ तो हट गया तो अब एक ही ना बचा हुआ है, और तूफान से नुकसान कहाँ के लोग को होता है, नीचे के लोगों को होता है। तो तेजी में नीचे, ये हो गया आपका आंसर, तूफान इसी से मैच कर गया। अब कह रहा है धीरे धीरे नीचे हो, धीरे धीरे नीचे हो। तो देखिए वर्षा जो होती है वो वर्षा
धीरे धीरे भी होता है और तेजी में भी होता है, लेकिन तेजी वाला जो ऑप्शन था उसके लिए हमने तूफान ले लिया। तो धीरे धीरे वर्षा और नीचे के लोगों को फायदा पहुंचाता है वर्षा, ये भी, तो ये वर्षा के लिए है। ये आपका है किसके लिए? वर्षा के लिए। और धीरे धीरे ऊपर, तो धीरे धीरे ऊपर का मतलब है कि मौसम धीरे धीरे साफ होता है, और मौसम जैसे जैसे दिन ऊपर बढ़ते जाएगा मौसम साफ होते जाएगा। सुबह में मौसम कुछ और, उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ और, उसके ऊपर कुछ और, तो ये मौसम के संकेत को देता है, मौसम का साफ होना। यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा, और तेजी भी गिरे तो तूफान, क्योंकि तूफान मतलब हमेशा तेज। इसी से हम पकड़ेंगे, है ना। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वह स्थान कौन सा है जहां खारा जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है, लगातार मिश्रण होता है, खारा जल और स्वच्छ जल? चलिए देखिए बाबू, ये थोड़ा सा हम भारत का नक्शा दिखा रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ही नक्शा दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं, यहीं से आप पकड़ लेंगे। ये एरिया आप जानते हैं गुजरात है, और ये आपका इधर हो गया अरब सागर। ध्यान देंगे बाबू, ये हो गया अरब सागर, और सागर है तो सागर का जल कैसा होगा? नमकीन, यानी इसमें खारापन होगा। इधर से एक पर्वत मैं दिखा रहा हूँ इंडिया के अंदर, जिसको हम कहते हैं मैकाल पर्वत। यहाँ से एक नदी निकलती है नर्मदा, और ये नदी निकल कर मैकाल पर्वत से सीधे आती है अरब सागर की तरफ। ये अरब सागर की तरफ आती है, तो लगातार इस नदी का प्रवाह हो रहा है सागर में। अब इस नदी का जो पानी है वो कैसा है? मीठा। इस नदी का पानी कैसा? नर्मदा का मीठा। लेकिन समुद्र में आकर जब मिल रहा है तो कैसे पानी से मिल रहा है? खारे पानी से। तो मीठा जल और खारा जल लगातार अगर एक जगह मिलते रहें तो उस स्थान को जहाँ पर मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एस्चुअरी। एस्चुअरी। तो नर्मदा और ताप्ती एस्चुअरी बनाती हैं, और एस्चुअरी तभी बन पाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर खारा जल और स्वच्छ जल, देख रहे हैं ना, यहाँ पर स्वच्छ है, मीठा जल तो है ही, और मीठा में भी क्या है? स्वच्छ है, क्योंकि ये पर्वतों से होकर गुजर रहा है। जब पर्वतों से होकर गुजरेगा तो उसकी रफ्तार तेज़ होगी, और जब रफ्तार तेज़ होगी तो जो भी गंदगी होगा वो हमेशा हटते रहेगा, थोड़ा भी गंदगी दिखाई नहीं देगा। लेकिन ऐसे ही देखिए, हम एक नक्शा यहाँ पर दिखा रहे हैं फिर भारत का। एक गंगा नदी है जो उत्तराखंड से आती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। देखिए बंगाली खाड़ी में गिर रही है, लेकिन ये नदी अधिकांशतः मैदानी भागों से बहती है, और मैदानी भागों से बहने के चलते जितनी गंदगी है वो आकर किनारों पर लाकर, यानी बंगाली खाड़ी में मिलने से पहले किनारों पर लाकर जमा कर देती है। और जब जमा करती हैं तो जमा करते करते कुछ ऐसी आकृति बन जाती है। अब ऐसा अगर आकृति बन गया, लगातार अवसाद गंदगी जमा होने के चलते ये मार्ग ब्लॉक हो गया। अब जल चाहेगा कि हम इधर से निकल कर चले जाएं या फिर इधर से निकल कर चले जाएं, तो यहाँ पर जो गंदगी के चलते एक दलदली भूमि बना, चूँकि पानी भी है कीचड़ भी है, दोनों है, दलदली भूमि बना, और ये त्रिभुजाकार जो बना इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो याद रखेंगे कि मैदानी भागों से बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। और आप सुने होंगे कि सुंदरवन का डेल्टा गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। लेकिन जो पर्वतों से नदियाँ बहती हैं, पठार या पर्वत से होकर बहती हैं, वो कभी भी डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि वो उसकी रफ्तार तेज़ होगी, और तेज़ होगी तो स्वच्छ जल जाकर लगातार मिलेगा, तो बनाएगी एस्चुअरी। और जहाँ पर गंदगी का आकर जमा होगा वहाँ बनेगा डेल्टा। ठीक है ना। तो नर्मदा और ताप्ती आपको एस्चुअरी बनाती हैं, और गंगा और उसकी सहायक नदियां डेल्टा बनाती हैं। गंगा और उसकी सहायक नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा ही सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृति है। ये तो भाई जी अगर आप मरुस्थलीय भागों में जाएंगे ना तो कुछ देखेंगे इस टाइप से आकृति बना हुआ, ऐसा आकृति बना हुआ आपको दिखाई देगा। ये ऐसा आकृति, यानी पवन के लगातार, हवाओं के लगातार बहने के चलते क्या होता है कि ये चट्टानों का कुछ हिस्सा घिस घिस कर बीच में कट जाता है। ये कट जाएगा तो बीच में कटा हुआ भाग रहेगा, ऊपर देखिए वैसा ही भाग पड़ा हुआ है चट्टान का, तो ये छाती का एक डिजाइन बना दे रहा है। इसी को हम कहते हैं छत्रक शैल, यानी ये पवनों द्वारा बनाया गया एक स्थलाकृति है, और ये कहाँ दिखाई देता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ये आपका सही आंसर बनेगा। जैसे निलंबन घाटी को हिमनद बना रही थी, उसी तरह से छत्रक शैल को पवन बनाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विस्वते शब्द किसका द्योतक है? तो यहाँ पर जो शब्द दिया है विस्वते, इसका मतलब आइए देख लेते हैं क्या होता है।
एक ऐसी स्थिति आती है जब दिन और रात बराबर होता है। जब दिन और रात बराबर होता है तो उस स्थिति को हम विषुवत कहते हैं, विषुवते शब्द देते हैं। जैसे देखिएगा, अब दिन और रात जो बराबर होने की स्थिति होती है वो कब होती है, तो एक होता है पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। लेकिन 21 मार्च और एक और तिथि है 23 सितंबर। ये दो ऐसी तिथियां हैं जब सूर्य का प्रकाश ये सीधे कहाँ पड़ता है, विषुवत रेखा पर। और आपको पता है कि विषुवत रेखा जो होती है वो पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में होती है। तो यहाँ पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो जितना नॉर्थ गोलार्ध है उतना ही साउथ गोलार्ध भी है, यानी एक समान सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो दिन और रात दोनों ही गोलार्धों में क्या होगा, बराबर होगा। तो तिथि कौन सा है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसी बराबर तिथि वाले को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवते शब्द देते हैं, यानी जब दिन और रात बराबर होता है। ये आपका सही आंसर है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बढ़िया क्वेश्चन। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? बार है ना, तो याद रखिएगा, दाब यदि आप पढ़े होंगे, वायुमंडलीय दाब, तो उसकी जो इकाई होती है वह होता है मिली बार। और उसी से हम पकड़ लेंगे कि दाब की इकाई जो मिली बार होती है, इसी में बार छुपा हुआ है, यानी बराबर दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाले मानचित्र पर जो रेखाएं होती हैं उसको आइसोबार कहते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बड़ी पूछा भी जाता है कि मानचित्र पर कुछ प्रमुख रेखाओं के बारे में बताइए जो समान स्थानों को दिखाती हैं। तो याद रखिएगा, यदि समान जनसंख्या के वितरण को दिखाएं तो उसको हम आइसोप्रेक्ट कहते हैं। समान ऊंचाई को दिखाएं तो इसे हम आइसोहाइप्स कहते हैं। समान गहराई को दिखाएं तो आइसोबाथ यानी नहाना, गहराई में नहाते हैं, इसी से मनवा लगेंगे कि समान गहराई आइसोबाथ। समान दाब होगा तो अभी बता दिए, समान दाब के लिए क्या होगा, आइसोबार। उसी तरह से समान वर्षा होगा तो आइसोहाइट्स होगा, क्योंकि हाइट से वर्षा गिरती है। अगर समान हिम होगा, एक समान बर्फ वाली जगहों को दिखाना होगा तो आइसोनिप है। समान ताप को दिखाना होगा तो थर्मामीटर से पकड़ लेंगे, थर्मामीटर तापमान को मापता है, आइसोथर्म। समान सूर्य ताप को दिखाना होगा तो आइसोहेल का प्रयोग करेंगे। और समान मेघ को दिखाना होगा तो आइसोनेफ का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख रेखाएं हैं मानचित्र पर जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। आप निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में फायदा पहुंचा सके। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अभी हमको बताए थे कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे गहरा भी है, क्योंकि इसी महासागर का एक गर्त है, मेरियाना गर्त, जो फिलीपींस के पास है, जो संसार का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे, सबसे गहरा महासागर कौन होगा? प्रशांत महासागर। जिस प्रशांत महासागर को हम ओ आकार का महासागर कहते हैं, ओ आकार का महासागर। जबकि अटलांटिक महासागर जो है यह एस आकार का महासागर है। और हिंद महासागर सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसका कोई आकार नहीं है। आर्कटिक महासागर तो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए इसको छिपा हुआ महासागर भी कहा जाता है। तो आपको गहरा पूछा है तो गहरा में कौन होगा? प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। अटलांटिक का सबसे गहरा भाग पुर्टोरिको गर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग सुड्डा गर्त। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। समताप में ओजोन की मौजूदगी के कारण, ओजोन की मौजूदगी बहुत अच्छा चीज़ है, O3। तो ये पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी को क्या करेगा? बचाएगा। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। और हम बताए थे ना कि यही वो पराबैंगनी किरण है जो डायरेक्ट अगर आ जाए, यानी ओजोन परत न रहे, O3 गैसें न रहे, तो सीधे पृथ्वी से टकराएगी और पृथ्वी पर के जो भी निवासी हैं उनको सीधे आपको मोतियाबिंद बीमारी होगा या चर्म रोग हो सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक जो है स्थिति है पराबैंगनी किरणों का। लेकिन इन पराबैंगनी किरणों को धरातल पर आने से पहले ही रोक देता है ओजोन परत। लेकिन इस ओजोन गैस को नुकसान पहुंचा रहा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह से निकलता है। तो इसको निकलने से रोकने के लिए इसका उपयोग कम से कम हो सके, कम से कम ये गैसें निकल सकें जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाए। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस पूरे पृथ्वी पर मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन परत हमारे लिए
सुरक्षा कवच का कार्य करता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग कंपोस कहते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को हम लोग पंपास कहते हैं और कांगो बेसिन का प्रेयरी कहते हैं। सहारा के घास के मैदान को हम लोग सवाना कहते हैं। तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहता है? कंपोस। याद रखेंगे कंपोस। लेकिन ये ज़्यादा पूछा गया है पंपास, अर्जेंटीना का जिसको हृदय भी कहता है। पंपास का घास मैदान कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बैसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? लावा की बात हो रही है तो बैसाल्टी लावा पाया जाता है दक्कन ट्रैप में। दक्कन ट्रैप जो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और आप यदि मिट्टी लेसन मुझसे यूट्यूब चैनल पर पढ़े होंगे, जैसे हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको बताए होंगे कि काली मिट्टी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है दक्कन ट्रैप, जो गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आता है। यहाँ पर काली मिट्टी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, इसीलिए कुछ लोग इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं, है ना। तो याद रखेंगे ये बैसाल्टी लावा दक्कन ट्रैप में होगा, जो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु, भूमध्य सागरीय वही यानी विषुवतीय क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है? तो इसके पहले ही हम बताए थे कि वहाँ की जलवायु आर्द्र होती है और आर्द्र के साथ शुष्क होती है यानी गर्म होती है। तो शुष्क ग्रीष्मकाल और शुद्ध आर्द्र शीतकाल, ये आपका सही आंसर होगा। पहला ही आपका आंसर बन जाएगा, आर्द्र हवा और गर्म हवा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियन सारस कहाँ पाए जाते हैं? साइबेरियन सारस यानी रूस के क्षेत्रों से होकर जो सारस यहाँ पर भारत में आते हैं वो कहाँ मिल जाते हैं? तो ये मिलते हैं भारत के केवलादेव घाना पक्षी विहार। केवलादेव घाना पक्षी विहार जो पक्षियों का सबसे बड़ा विहार है और ये आपको किस राज्य में है? राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव घाना पक्षी विहार भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, जहाँ पर साइबेरियन सारस भी पाए जाते हैं, शीतकाल में आते हैं। लेकिन वैसे अगर कहा जाए कि प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा अभयारण्य भारत में कौन सा है, तो प्रवासी पक्षियों का है कुशेश्वर स्थान बिहार के दरभंगा में। बाकी जो भी है सास नगरी सेक्चुरी, इसका संबंध किसी और क्षेत्र से है। रणथंभौर राजस्थान में है, बाघों के लिए विशेषकर फेमस है। डची गाम ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये भी जो है भारत का एक नेशनल पार्क है। लेकिन घाना पक्षी बिहार ये पक्षियों के लिए फेमस है, जो भरतपुर राजस्थान में है। कोयले की निम्नलिखित किस्मों में से वाष्पशील द्रव्य मैंने बेकार चीज़ें सबसे कम अनुपात में किस्में होती हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्योंकि बताए थे ए से 1 नंबर, ए से एंथ्रासाइट, बी से बीच वाला बिटुमिनस और लिग्नाइट लोअर क्वालिटी लिग्नाइट। पीट जो है ये तो एक पत्थर हैं जो कोयला के संपर्क में आकर कोयले के गुण इसमें आ जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? एंथ्रासाइट। मुझे लगता है कि ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप पिछले प्रश्न का उत्तर देख लेंगे। इसके पहले जो हम एक बार प्रश्न करा चुके हैं, प्रति व्यापारिक यानी विरुद्ध व्यापारिक पवन, एंटी जो चलता है, विरुद्ध व्यापारिक जो पवन है, व्यापारिक पवन तो आपको चलता है उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर, और ये चलता है उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर। तो चिनूक एक स्थानीय पवन है, ये नहीं होगा। ये चिनूक एक स्थानीय पवन है, ये नहीं होगा। चक्रवात तो खैर पवनों के दिशा में परिवर्तन से बनता है। निम्न दाब का क्षेत्र अंदर बनेगा, बाहर उच्च दाब का बनेगा, तो हवा बाहर से अंदर की ओर आएगी, तो ये चक्रवात है, तो ये भी नहीं बनेगा। टाइफून क्या है? तो ये भी एक चक्रवात का नाम है, तो ये भी नहीं होगा। पश्चिमी पवन यही होगा, पवन पश्चिमी पवन यानी जब हवा उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी को चलती है, तो ऐसे हवाओं को ही हम लोग विरुद्ध व्यापारिक पवन कहते हैं। पवन पर मैं बहुत जल्द एक वीडियो आपको बनाकर डालने वाला हूं और वो वीडियो आप जरूर देखेंगे ताकि आपको पवन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आसानी से आपसे बन सके। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी होती हैं? तो याद रखिएगा ये सूर्य है और इसके चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं ना वो ऐसे घूमते हैं, इस तरह से अंडाकार, या जिसको हम कहते हैं दीर्घवृत्तीय परवलयिक। दीर्घवृत्तीय परवलयिक गोलाकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गोलाकार होते तो कभी सूर्य के नज़दीक और कभी दूर वाली स्थिति नहीं बनती। अगर ये सूर्य से कभी नज़दीक ग्रह आता है कभी दूर होता है तो ये अंडाकार घूमने के चलते ऐसा होता है, और इसी कक्षा को हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्तीय परवलयिक। जैसे सुनते होंगे आप सुनते होंगे 3 जनवरी और एक होता है 4 जुलाई।
4 जुलाई। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से काफ़ी नज़दीक होता है, जिस घटना को हम लोग उपसौर कहते हैं, और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर होता है, जिस घटना को हम लोग अपसौर कहते हैं। तो ये नज़दीक और दूर कभी आ रहा है सूर्य से पृथ्वी, तो इसका मतलब है कि कक्षा गोलाकार नहीं है। अगर गोलाकार होता तो हमेशा बराबर दूरी पर होता, ये दीर्घवृत्तीय परवलयिक कक्षा के चलते ही ऐसा हो पाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? आइसोनेफ शब्द, इसके पहले हम कुछ मानचित्र पर रेखाओं के बारे में बताए थे, उसी से आइसोनेफ आ गया। आइसोनेफ का संबंध है समान मेघ को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोनेफ याद रखिएगा, समान मेघ। वैसे एक आइसोनीफ होता है, आइसोनीफ होता है समान हिम, लेकिन ये आइसोनेफ है तो ये मेघ को दिखाने वाला रेखा है। समान मेघ वाली क्षेत्रों को दिखाने वाली जो मानचित्र की रेखाएं होती हैं उसको आइसोनेफ कहते हैं। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए हम फिर से एक बार हाजिर होंगे अगले वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर। तब तक आप मेरे प्रश्नों को देखते रहिए, समझते रहिए और अधिक से अधिक छात्रों के बीच शेयर करते रहिए। और हाँ, मैं जाते जाते ये भी कहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।